नमस्कार, मेरा नाम है अतुल जैन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में, जिसको हम बुलाते हैं लक्ष्य सीरीज। और लक्ष्य सीरीज के आज के इस लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। लक्ष्य सीरीज जो है आप सभी को पता है, आप लोग मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि आज ही जुड़े होंगे, आपने इसके पहले के भी लेक्चर्स देखे होंगे। इसका अभिप्राय ये है, इसका लक्ष्य ये है, लक्ष्य का लक्ष्य ये है कि हम चाहते हैं कि यूपीएससी का जो 2023 में प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, जो प्रीलिम्स होने वाला है, उसके दृष्टिकोण से आपकी तैयारी जो है, खास तौर पे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी एक अच्छी दशा में रहे, ये हमारा लक्ष्य है। और करंट अफेयर्स को एक साथ एकत्रित करके पढ़ पाना ज्यादातर बच्चों के लिए काफी मुश्किल होता है, काफी कठिनाई भरा साबित होता है। तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि इस कठिनाई को हम सरल कर पाए और लक्ष्य के अंदर पिछले वर्ष के यानी कि इस प्रीलिम्स के सिलेबस में जहां तक का करंट अफेयर्स आएगा, वहां तक विषयवार तरीके से जो भी करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है उसको हम आपको एक व्यवस्थित रूप से पढ़ा दें, ताकि आपको उसको समझने और उसको मतलब एक तरह से आत्मसात करने में समस्या ना हो पाए। पॉलिटी का पूरा हो चुका है, इकोनॉमिक्स का भी चल रहा है, कुछ क्लासेस और लगेंगी इकोनॉमिक्स में। उसके बाद अन्य विषयों के लक्ष्य कार्यक्रम आपके साथ प्रारंभ किए जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कार्यक्रम जो है उपयोगी लग रहा होगा। आप में से कई छात्र, बीच में कुछ दिन का गैप हुआ था, तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए कि ये लक्ष्य सीरीज के लेक्चर्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि निश्चित तौर पे लेक्चर्स उपयोगी हैं। मैं हर क्लास में आपको बताता हूं, आज भी बताऊंगा कि अगर आप 2023 के में परीक्षा देने वाले हैं, तब तो ये लेक्चर आपके लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा आवश्यक है ही है। लेकिन अगर आप 2023 में परीक्षा नहीं भी देने वाले, तो भी मैं चाहूंगा कि आप इन लेक्चर्स का उपयोग करें, इनको सुने, इनको समझें। क्योंकि अगर आप आगे के वर्षों में परीक्षा देंगे, तो पहली चीज कि आपको समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स किस तरह का पूछा जाता है, और दूसरी बात यह कि करंट अफेयर्स में एक कंटिन्यूटी भी होती है कि जो इस बार पूछा गया है उसके आधार पर ही अगले साल के करंट अफेयर्स बिल्ड होते हैं। यानी कि इस साल जो भारत की अर्थव्यवस्था में हो रहा है, अगले साल को इससे बहुत अलग नहीं होगा। जो इस साल की घटनाएं हैं, उन पर ही अगले साल की घटनाओं की नींव रखी जाएगी। तो आपकी नींव मजबूत होती है अगर आप थोड़े पहले से करंट अफेयर्स को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो इसीलिए आप अगर 2024 या उसके बाद भी परीक्षा देने वाले हैं, तो मैं आग्रह आपसे यह करूंगा कि इन लेक्चर्स को आप जरूर देखें, आपको इनका जरूर लाभ मिलेगा। ठीक है, शुरू करने के पहले एक छोटी सी सूचना है। स्टडी IQ IAS हिंदी की जो टीम है, वो भारत का सबसे अच्छा फाउंडेशन कोर्स जो है वो लेकर आई है। हिंदी माध्यम का सबसे अच्छा फाउंडेशन कोर्स, जो कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की पूरी तरह से तैयारी कराएगा। ये हमारा दूसरा बैच है। पहला बैच हम जो है फरवरी के महीने में शुरू करके वो हमारा भर चुका है, बंद हो चुका है उसके एडमिशंस। मार्च का भी जो हमारा बैच है वो 11 तारीख से शुरू हुआ था। 11 तारीख को उसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें आपको हम थोड़ा ओरिएंटेशन देते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, आदि आदि ये सारी चीजें सिखाते हैं। 13 तारीख को उसका पॉलिटी विषय का पहला लेक्चर हुआ था। तो अगर आप उससे अब तक नहीं जुड़े हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो बैच है ये 2023 के वालों के लिए नहीं है, यानी कि ये 2024 प्लस वाले बच्चों के लिए ही है, कि जो बच्चे परीक्षा जो है 2024 या उसके बाद देने वाले हैं, केवल उन्हीं के लिए है। अगर आप 2023 में परीक्षा देने वाले हैं तो आप इस बैच के लिए एलिजिबल नहीं है, ये बैच आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरा बैच है हमारा। अगर आप 2024 या उसके बाद परीक्षा देने वाले हैं, तो बेहद जरूरी है कि आप इस बैच से जुड़ें और अपनी जो तैयारी है उसको ऑर्गेनाइज करें। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे खरीदते हुए, बैच को खरीदते हुए, तो आपको 18,999 की जो न्यूनतम कीमत है, इससे कम कीमत पर और किसी कोड से नहीं मिलता है, तो 18,999 की जो न्यूनतम कीमत है उस पर आपको यह प्राप्त हो जाएगा। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस बैच से जुड़ने की प्रक्रिया जो है उसे पूरा करें और अपनी तैयारी को ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थित करने का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हुए मेरे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, यदि आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ समस्याएं हैं जिनका आप निराकरण चाहते हैं, तो आप मेरे साथ इन तरीकों से जुड़ सकते हैं। अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिस पर मैं आपको इस क्लास की प्रेजेंटेशन भेजूंगा। अक्सर क्लास के बाद बच्चे पूछते रहते हैं, सर प्रेजेंटेशन कैसे मिलेगी? तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। न सिर्फ इस क्लास की, बल्कि जो भी कोई क्लास में लेता हूं, सबकी प्रेजेंटेशन आपको यहीं पर मिलेगी। ठीक है,
अतुल_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहां पर आप सवाल पूछ सकते हैं। atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल आईडी है, यहां पर भी आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये आसान तरीके हैं आपके मेरे साथ जुड़ने के, मेरे साथ जुड़े रहने के। आप इन तरीकों से मेरे साथ निरंतर संपर्क में रह सकते हैं और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं, सुदृढ़ कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट कभी भी रहने ना पाए, ये आप सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब तक हम काफी सारा पढ़ चुके हैं। आपको पता है कंटिन्यूटी में ही ये क्लास चलती है, आपको इस बात का अंदाजा है कि हम काफी सारा इस जो हमारी प्रेजेंटेशन जिसको हम कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन में बहुत सारे यार मतलब स्लाइड्स हैं, तो इनको आपको पता है कि हम यहां तक 81 स्लाइड्स हम कर चुके हैं और आज हम इसके आगे से यहां से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में आपको पता है कि रिजर्व बैंक ने जितने लोन्स को राइट ऑफ किया था, इन ऋणों को राइट ऑफ करने वाली जो प्रक्रिया है, इसकी चर्चा के साथ हमने अपनी पिछली क्लास को खत्म किया था। तो आज हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और इस क्लास को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज हमारी ये वाली प्रेजेंटेशन समाप्त हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी प्रेजेंटेशन है ये लक्ष्य सीरीज में। 91 स्लाइड्स थी इसमें, तो बहुत सारा इसमें कंटेंट था, लेकिन इसको हम आज हम सफलतापूर्वक समाप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो आज हम बात करेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में कि यार ऐसी क्या चीजें हैं जिनको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। आपने भी एनपीए का नाम तो बहुत सुना होगा कि यार बैंकों में तमाम तरह के एनपीए होते हैं। रिजर्व बैंक जो है वो एनपीए कम करना चाहता है, भारत का बैंकिंग सेक्टर जो है वो एनपीए की समस्या से ग्रस्त है, वगैरह वगैरह। आपने समाचारों में बड़ी चर्चाएं सुनी होंगी यार कि एनपीए पे क्या किया जा रहा है। विपक्ष ने सरकार की आलोचना की कि अरे आपके यहां तो एनपीए इतने बढ़ गए, वगैरह वगैरह। एनपीए की बहुत सारी कैटेगरी होती है। हमको मोटा मोटा अंदाजा है कि एनपीए क्या होता है। हमारे को अंदाजा यह है कि एनपीए ऐसा लोन है जो जिसने लोन लिया है वापस नहीं कर रहा है ना, मतलब यही है ना एनपीए का मतलब, एकदम देसी भाषा में अगर कहा जाए। एनपीए और क्या, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखिए शब्दावली को समझिए, बैंकों के लिए एसेट क्या होता है मैं आपको पहले कई बार समझा चुका हूं, क्योंकि ये यूपीएससी में आ चुका है और लोग गलत करके आए हैं इसको। अच्छे अच्छे बच्चे जो इनके इकोनॉमिक्स एकदम सॉलिड थी, वो गलत करके आ गए। बैंक के लिए एसेट क्या होता है, जो बैंक ने लोन दे रखा है वो उसके लिए एसेट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपने बैंक पे पैसा जमा किया है तो वो बैंक के लिए एसेट नहीं है, लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक को वो पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। एसेट क्या है, जो बैंक को वापस मिलेगा। ठीक है, तो एनपीए जो है, एनपीए ऐसा एसेट है जो परफॉर्म नहीं कर रहा। एसेट की परफॉर्मेंस क्या होती है, एसेट का काम क्या होता है कि वो आपको लाभ कमा के दे, एसेट का यही तो काम है। तो ऐसा एसेट जो अपना परफॉर्मेंस जो है, जो उसको प्रदर्शन करना चाहिए, ऐसा प्रदर्शन नहीं कर रहा, उस एसेट को हम एनपीए कह देते हैं। यानी कि आपने किसी को कर्जा दिया, वो कर्जा वापस नहीं कर रहा, इसको हम एनपीए कहते हैं। लेकिन ये एनपीए, आप अगर आपने किसी को कुछ पैसे दिए वो वापस नहीं कर रहा, तो आप ऐसे परिभाषा दे सकते हो। लेकिन बैंकों में तो एनपीए के बहुत प्रकार हो सकते हैं ना। तो बैंकों ने क्या किया है, रिजर्व बैंक ने, मेरे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा होगा क्योंकि रंग इसके बड़े खराब तरीके से बनाए गए हैं, लेकिन तब भी मैं इसको ऐसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं। मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, एनपीए ऋण जो है उसकी मूल परिभाषा जो है वो आपको यहां दी गई है ऊपर। एनपीए ऋण की मूल परिभाषा क्या है कि ये ऐसा ऋण है जहां उधारकर्ता ने 90 दिनों से अधिक के लिए ब्याज या मूलधन का भुगतान करना बंद कर दिया है। तो याद रखिए, किसी भी लोन को एनपीए डिक्लेयर करने के पहले 90 दिन का इंतजार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको पैसे 14 तारीख को देने थे, 14 को आपने नहीं दिए तो आपके लोन को एनपीए डिक्लेयर कर दिया गया, ऐसा नहीं है। यानी कि जिस दिन आपका लोन का किस्त ड्यू था, जिस दिन आपको उस लोन का किस्त ड्यू था, उसके 90 दिन बाद तक अगर आपने किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं किया तो फिर वो एनपीए घोषित होता है। अगर आपने पार्शियली थोड़ा बहुत पेमेंट कर दिया तब भी वो एनपीए नहीं होता। यानी कि 90 दिन तक, 3 महीने तक आपने अगर कुछ भी नहीं किया उस पे पेमेंट, तो उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है। ये क्लियर हुआ, बहुत ही सिंपल चीज है, 90 दिन का टर्म याद रखिएगा। इसमें भी कई तरह की कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी होती है स्पेशल मेंशन अकाउंट, यानी कि ऐसे अकाउंट जिनको स्पेशल मेंशन दिया जाता है। ये क्या है, इफ द बोरोवर डज नॉट पे फॉर 90 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर, कि भाई 90 दिन हो गए हैं, 90 दिन जो क्वार्टर तक उसको पे करना था, 90 दिन हो गए, 90 दिन बाद तक भी उसने कोई पेमेंट करा नहीं है, तो इनको कहा जाता है स्पेशल मेंशन। ठीक है,
उसके बाद उससे थोड़े गंभीर होते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होते हैं? एन एसेट विच रिमेन्स एज एनपीएस फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ। यानी कि एनपीए 3 महीने बाद तो एनपीए बना, 90 दिन के बाद तो एनपीए बना। ठीक है, इसकी टाइमलाइन समझिए। देखिए कि यहां से मान लीजिए ये वो टाइम था, ये वो डेट थी, यहां पे आपको ऋण चुकाना था, ये आपकी ड्यू डेट। ठीक है, इसके 90 दिन निकल गए, 90 दिन तक आपने पे नहीं किया, तो अब जाकर आप एनपीए घोषित हो गए। ठीक है, अब उसके बाद 90 दिन के बाद अगर आपने अगले 12 महीने, यानी कि इस रेंज में आप कहीं भी हैं, अप टू 12 मंथ्स आप कहीं भी हैं, तो आपको क्या कहा जाता है? सब स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है, 12 महीने से कम है, अभी 12 महीने से कम ही हुआ है, वो एक दिन भी हो सकता है, 90 दिन से एक दिन ज्यादा और 364 दिन तक, है ना, एक साल के अंदर इन 3 महीने के गुजरने के, 90 दिन के गुजरने के बाद अगले 12 महीने तक आपको सब स्टैंडर्ड एसेट कहा जाता है। ठीक है, डाउटफुल एसेट क्या होता है? एन एसेट विच रिमेन्ड इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर 12 मंथ। यानी कि अगर आप इस श्रेणी में सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में 12 महीने रह लिए, यानी कि तकरीबन आपको 1 साल और लग जाता है, तो फिर आपको डाउटफुल एसेट माना जाता है। और आखिरी है लॉस एसेट। लॉस एसेट क्या है? वेयर लॉस हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक और द आरबीआई, हाउएवर देयर मे बी सम वैल्यू रिमेनिंग इन इट, देयरफॉर द लोन हैज नॉट बीन कंप्लीटली रिटन ऑफ। यानी कि आखिरी कैटेगरी क्या है कि यार बैंक ने मान लिया कि यार ये नहीं आने वाला, ये तो लॉस हो गया। ठीक है, ये कहलाता है लॉस एसेट, कि भाई हम जो है, हम अब इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि यार ये लोन जो है ये हमको वापस नहीं मिलने वाला, ये अब हमारा लॉस्ट एसेट है, ये लॉस एसेट है। ठीक है, तो ये कैटेगरी याद रखिएगा, स्पेशल मेंशन, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। गंभीरता की श्रेणी में ये ऐसे ही बढ़ते हैं, सबसे ज्यादा गंभीर लॉस, फिर डाउटफुल, फिर सब स्टैंडर्ड, फिर स्पेशल मेंशन अकाउंट। ठीक है, ये होते हैं आपके एनपीए की कैटेगरी। ये बात स्पष्ट हुई आपको? एनपीए की आपकी ये सारी श्रेणियां होती हैं। अब उसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट आता है आपका इससे जुड़े हुए जो आपकी शब्दावलियां हैं वो क्या होती हैं, एक बार उनको भी समझने की कोशिश कर लेते हैं कि यार ये इससे जुड़े शब्द क्या हैं। इससे ये शर्तें नहीं होगा, ये उन्होंने अनुवाद की गलती है, शर्तें नहीं होगा, शब्दावली होगा। टर्म्स शब्द होगा अंग्रेजी में, तो हमारे जो अनुवादक हैं उन्होंने उसको शर्तें कर दिया। टर्म्स का एक अर्थ वो भी होता है, लेकिन यहां पे शब्दावली होना चाहिए। इससे जुड़ी हुई शब्दावली क्या है? ठीक है, सबसे पहली हो गई बैड लोन, कि यार बैड लोन क्या होता है? तो ऐसा कोई भी लोन जिसको बैंक रिकवर नहीं कर पा रहा, ऐसा कोई भी लोन जो है वो जिसको बैंक जो है वसूल नहीं कर पा रहा, उसको हम अशोध ऋण या फिर बैड लोन के रूप में मानते हैं। कि कोई भी ऐसा लोन, वो किसी भी कैटेगरी का हो, कैसा भी हो, कहीं भी हो, बैंक अगर उसकी रिकवरी में असफल रह रहा है तो वह बैड लोन है। ये सबसे ब्रॉड कैटेगरी है, ये सबसे बड़ी कैटेगरी है। आप बैंक हो, आप रिकवर कर पा रहे हो, जवाब हां है तो बैड लोन नहीं है, जवाब ना है तो बैड लोन है, बात खत्म। ठीक है, अगला क्या है? राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? ऐसा मतलब राइट ऑफ एक प्रक्रिया है, आपको मैंने कल बताई ही थी, कि बहुत लंबे समय तक, मान लीजिए अगर किसी संभावना के बिना, मतलब कोई आपको नजर ही नहीं आ रहा कि यार ये पेमेंट आएगा तो कैसे आएगा, आपको इसकी कोई क्लैरिटी है नहीं, आप इसका किसी प्रकार का अनुमान लगा नहीं पा रहे हो। ठीक है, यानी कि कोई पूर्व संभावना आपके पास है ही नहीं, ये ऐसा बहुत लंबे समय तक बना रहता है, तो आप क्या करते हो? आप उन्हें राइट ऑफ करके बैंक की बैलेंस शीट से हटा देते हो। ठीक है, आप उन्हें राइट ऑफ कर देते हो। ऐसे लोन होते हैं, कल आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में कि राइट ऑफ का तात्पर्य क्या होता है। राइट ऑफ का तात्पर्य याद रखिएगा, माफ करना नहीं होता है। राइट ऑफ को लेकर अक्सर लोगों को ऐसा लगता है राइट ऑफ मतलब बैंक ने लोन माफ कर दिया, अब जाओ आप रहो लोन के साथ, ऐसा नहीं है। राइट ऑफ के जरिए भी कानूनी प्रक्रिया चलती रह सकती है, आपसे लोन उगाही की जो शर्तें हैं वो वैसी बनी रह सकती हैं, लेकिन राइट ऑफ का मतलब यह है कि आप मतलब बैंक ने अपनी बैलेंस शीट से उसको हटा दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग का मतलब क्या है? देखिए ऐसा नहीं है, मतलब बैंक को करना क्या पड़ता है। देखिए एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जैसे ही बैंक को मालूम चल, मान लीजिए मैंने एक आपको एग्जांपल से समझाता हूं, आपको बेहतर समझ में आएगा।
मान लीजिए मैंने आज बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया, एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया और मेरी जो ड्यू डेट थी उस पर मैंने बैंक को लोन नहीं वापस किया, या जो मेरी ईएमआई थी मैंने नहीं दी, उसके 90 दिन बाद तक मैंने कोई ईएमआई बैंक को नहीं दी। क्या हो गया? तुरंत मेरा बैड लोन डिक्लेयर हो गया कि नहीं हो गया? मेरा एनपीए डिक्लेयर हो गया, माफ कीजिएगा। बैंक के अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से मेरा ऋण जो है वो एनपीए घोषित हो गया, तुरंत मेरा एनपीए बन गया। अब एनपीए बनने का मतलब यह नहीं है कि बैंक के स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको क्या लगता है बैंक इतने चिंतित क्यों रहते हैं एनपीओ को लेके? बैंक को कोई ज्यादा परवाह नहीं है, बैंक को अपने धंधे की परवाह है। बैंक को क्या करना पड़ता है? बैंक को प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। यानी कि जिस दिन अतुल जैन का 10 लाख रुपए का लोन जो है वो एनपीए बना, उस लोन का एक सर्टेन प्रपोर्शन, एक अनुपात, ठीक है, वो बदल सकता है, अलग अलग प्रकार का हो सकता है, ठीक है, उसका एक निश्चित अनुपात बैंक को अपनी कमाई से निकाल के अलग रखना पड़ता है। मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि किसी बैंक के लिए यह प्रोविजनिंग का अनुपात 50% है, मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अतुल जैन ने 10 लाख रुपए का डिफॉल्ट किया, जैसे ही 10 लाख रुपए जो है ऐसे हो गए कि यार आपको लगा ये तो अब एनपीए बन गया, अब ये वापस नहीं आने वाले, तो बैंक को क्या करना पड़ेगा? तुरंत अपनी कमाई में से 5 लाख रुपए निकाल के अलग रखने पड़ेंगे कि यार ये अतुल जैन जो डिफॉल्ट कर सकता है उसकी प्रोविजनिंग है, यानी कि उसके विरुद्ध उसके खिलाफ एक सुरक्षा कवर है कि हम कुछ पैसे बचा के रख रहे हैं। इन 5 लाख रुपए को अब बैंक निवेश नहीं कर सकता, इन 5 लाख रुपए का ऋण वो दे नहीं सकता। और बैंक क्या चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा धंधा करें, ज्यादा से ज्यादा ऋण दें। तो बैंकों को यह प्रोविजनिंग जो है बचा कर रखनी पड़ती है। एक निश्चित अनुपात जो है ये मतलब ये आरबीआई मैंडेट करता है ये अनुपात कितना होना चाहिए, ठीक है। इसको, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रोविजनिंग। ये प्रक्रिया समझिए, ठीक है। और प्रोविजनिंग कवरेज रेशो क्या होता है? यानी कि ये अनुपात कितना है बेसिकली, ठीक है। ये रेशो जो है यानी कि कितने एक्सटेंट तक आपके जितने एनपीए हुए वो कितने परसेंट आपने कवर कर लिए। अरे भाई जो आरबीआई प्रोवाइड करेगा वही तो होगा। तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशो क्या होता है कि आपके कितने प्रतिशत एनपीए जो हैं वो प्रोविजनिंग के माध्यम से कवर्ड हैं। आपको समझ में आया या नहीं आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत लॉजिकल सी बात है कि मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं क्योंकि कई बार ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कॉन्सेप्ट। तो बैंक को क्या करना पड़ता है? जैसे ही बैंक को मालूम चलता है कि कोई लोन जो है वो एनपीए में तब्दील हो रहा है, एनपीए में परिवर्तित हो रहा है, तो बैंक को इमीडिएटली तुरंत उसका एक निश्चित अनुपात जो है वो निकाल के अलग रखना पड़ता है अपनी कमाई में से। और उस कमाई में से निकाले गए अनुपात को बैंक को एक मतलब उसको बैंक कहीं प्रयोग नहीं कर सकता, उसका बैंक व्यापारिक प्रयोग उस धन का नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग प्रोविजनिंग बुलाते हैं। ये प्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट कहलाया जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, इसको आप समझ लीजिएगा। प्रोविजनिंग कवरेज रेशो क्या है, ये अनुपात क्या है, इसको ही हम प्रोविजनिंग कवरेज रेशो के नाम से जानते हैं, बुलाते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक चीज है। अब एनपीए संकट जो है, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एनपीए बहुत बड़ा संकट है भाई। तो एनपीए संकट भारत में भी आया है और रहा है हमेशा। तो एनपीए संकट से निपटने के लिए समय समय पे भारत ने बड़े सारे कदम उठाए हैं, ठीक है। और ये एक समरी है थोड़ी सी, अरे ये कहां चला गया, हाँ ये जो है ये एक समरी है कि हमने क्या कदम उठाए हैं। आपको संक्षेप में मैं इन कदमों के बारे में बता दूंगा। ये पुरानी चीजें हैं, करंट अफेयर्स में नहीं है, लेकिन तब भी आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो आपको थोड़ा मैं एक बार इसके विषय में भी बता देता हूं कि यार ये क्या है, सारे बिंदु, इनका तात्पर्य क्या है। सबसे पहली चीज है डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, तो यानी कि ऋण वसूली के अधिकरण बनाए गए, ठीक है। ये कब किया गया था? मेरे ख्याल से 1993 में ये किया गया था कि आपने जो डेट दिए, ठीक है, इन डेट की वसूली के लिए आपको ट्राइब्यूनल बनाना पड़ेगा। आपने ट्राइब्यूनल बनाए क्योंकि यार ये वो समय था जब नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशंस आई थी, भारत में बैंकिंग सुधार हो रहे थे और ज्यादा इस बात की अकाउंटेबिलिटी जो है, इस बात की ज्यादा एक जवाबदेही तय की जा रही थी कि अगर बैंक के ऋण वापस नहीं आ रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है और बैंक को ये ऋण वापस कैसे मिलेंगे। इसकी जवाबदेही तय करने के लिए ऋण वसूली अधिकरण जो है ये बनाए जा रहे थे, ट्राइब्यूनल्स बनाए जा रहे थे। तो इन ट्राइब्यूनल्स के जरिए ये प्रयास किया जा रहा था कि किसी ना किसी तरह से बैंक जो है अपने ऋण को वापस कर पाए,
ठीक है, ये 1993 में किया गया, हालांकि ज्यादा सफल रहा नहीं है क्योंकि बहुत इसमें लैग हो गया यार, मतलब कई कई साल तक इनमें सुनवाई ही नहीं होती थी, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये ज्यादा सफल रहा नहीं। उसके बाद ये बहुत बड़ा कदम था, सन 2000 में क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो बनाया गया, क्रेडिट सूचना ब्यूरो बनाया गया। तो इसमें क्या है कि देखिए होता क्या है, अगर मैंने एक बैंक से डिफॉल्ट कर लिया, मान लीजिए मैंने एक बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया, जैसा मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, और उसको मैंने वापस नहीं किया, तो मेरा जो डेटा है कि यार ये अतुल जैन नाम का व्यक्ति जो है ये लोन लेता है और वापस नहीं करता, ये सूचना सारे वित्तीय संस्थानों के पास पहुंच जानी चाहिए। तो ये एक व्यवस्था बनाई गई। जैसे आजकल क्या होता है, सिबिल स्कोर होता है ना आपका, आपको पता होगा कि मान लीजिए आपने कहीं से ऋण लिया, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड लिया, क्रेडिट कार्ड भी क्या एक प्रकार का ऋण है, और आपने उसका बिल पे नहीं किया, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है यार लाइफ में। मतलब ये गलती कर मत देना कभी भी। तो अक्सर जो युवा लोग होते हैं, मेरे से भी एक बार बहुत, मैं पहले एक बार ये गलती हुई थी, मैंने कहा क्या करना है यार, बाद में मैंने बिल पे कर दिया वो, जब मुझे किसी ने समझाया, लेकिन मैंने कहा क्यों करना है यार, बिल पे नहीं करते जाओ, क्या कर लोगे। लेकिन कुछ नहीं होता, 10-15 हजार रुपए का अमाउंट था, लेकिन उसके कारण आपका सिबिल स्कोर जो है वो इतना खराब हो जाएगा कि आपको भविष्य में कभी लोन नहीं मिलेगा, या आपको लोन मिलेगा तो उसकी दरें बहुत ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, तो होता क्या है कि आप अगर अपना ऋण पे नहीं कर रहे हो तो ये सूचना जो है ये सबके साथ, मतलब ऐसे डिफॉल्टर जो आप एक ऐसे डिफॉल्टर हो जो अपना ऋण पे नहीं कर रहे हो, तो ये सूचना सभी बैंकों और सभी वित्तीय संस्थानों के साथ शेयर करी जाएगी, जिससे सभी सचेत हो जाए कि एक ही व्यक्ति मल्टीपल, एक से ज्यादा बैंकों या एक से ज्यादा वित्तीय संस्थानों को धोखा ना दे पाए। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद 2001 में लोक अदालतें बनाई गई, साल यहां पे लिख ही दिया गया है तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। 2001 में लोक अदालतें बना दी गई, तो इसमें क्या है यार कि मेरे ख्याल से 5 लाख तक की लिमिट रखी गई थी कि अगर 5 लाख तक का ऋण है और 5 लाख तक का मामला है तो जो छोटे ऋण के मामले थे वो यहां पर निपटाए जा सकते हैं। लोक अदालत क्या होता है, एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम होता है जो कि पूरी तरह से जुडिशियल नहीं है, ऑल्टरनेटिव जुडिशियल मेथड कहते हैं इसको। इससे क्या होता है, न्यायालयों पे बोझ कम होता है कि यार ये सारे मामले कोर्ट में जाते, कोर्ट का वक्त खराब होता, कोर्ट पे बहुत ज्यादा बर्डन चला जाता। मान लीजिए 50,000 रुपए का लोन है, 1 लाख रुपए का लोन है, तो लोक अदालत के तहत सुनवाई करके इसको जल्दी जल्दी इनका निस्तारण किया जाने लगा। ये जो प्रयास है काफी कुछ इसमें सफलता मिली, इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक आई। ठीक है, अब इसके अलावा इसके बाद आया सरफेजी अधिनियम। सरफेजी अधिनियम जो है यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी स्पेलिंग है इसकी, मैं आपको कहां लिख के बताऊं, सरफेजी जगह तो है नहीं, आप यहां लिख देता हूं, चलिए मैं, सरफेजी क्या है, SARFAESI, सरफेजी, इसकी फुल फॉर्म मत पूछना यार। सरफेजी जो है ये बहुत ही लंबा सा नाम है, मैं आपको सोच के बताता हूं, मैं सरफेजी इसकी फुल फॉर्म लिखूंगा तो सारी जगह भर जाएगी, आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस सरफेजी अधिनियम याद कर लो। इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। समझ में आया? नहीं आया ना, कोई बात नहीं, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इतने साल इकोनॉमिक्स पढ़ाने के बाद मेरे को भी आज तक याद नहीं हुआ है, मैं भी हमेशा सरफेजी लिखता हूं। ठीक है, और सभी लोग सरफेजी लिखते हैं, आप कितने भी अच्छे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर से पूछ लो वो आपको सरफेजी एक्ट ही बोलेगा, फुल फॉर्म शायद ही किसी को याद होगी, फिर बता देता हूं, सिक्योरिटाइजेशन एंड, मैं खुद भी पढ़ के बता रहा हूं अपने नोट्स में से आपको, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 है। ये सब बेकार की बात है। सरफेजी एक्ट था क्या? सरफेजी एक्ट में यह किया गया कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों को यह अधिकार दिए गए कि यार अगर कोई आपका ऋण चुका नहीं रहा है तो आप क्या कर लोगे उसका। सवाल यह आया कि तो बैंक या वित्तीय संस्थान क्या कर लेंगे उसका। इसका जवाब देने की कोशिश की गई कि आप कोर्ट यानी कि न्यायिक प्रक्रिया को इन्वॉल्व किए बिना, आप न्यायालय को इन्वॉल्व किए बिना, आप उसकी जो संपत्ति है, जो भी उसने आपके पास कोलैटरल के तौर पर रखी है, आप उसको जब्त कर सकते हो। ठीक है, आप उसको जब्त कर सकते हो। आप मान लीजिए कोई उसने कंपनी रखी है तो आप उसका मैनेजमेंट पूरी तरह से संभाल सकते हो, आप अपने मैनेजर वहां पे नियुक्त कर सकते हो, यानी कि जो संपत्ति है उसकी वो पूरी तरह से आप उस पर कब्जा कर सकते हो बिना कोर्ट गए। अगर ये व्यक्ति आपका लोन नहीं दे रहा है
तो इसके लिए बैंकों को अतिरिक्त अधिकार दिए गए। ये भी नरसिम्हन समिति की ही रिकमेंडेशन थी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि बैंकों को बैड लोन से रिकवर करने के लिए या फिर एनपीए से रिकवर करने के लिए ये शक्तियां दी जानी चाहिए। इन शक्तियों के आधार पर उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर सरफेसी एक्ट बनाया गया और सरफेसी एक्ट में बैंकों को ये एक अतिरिक्त शक्ति जो है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति प्रदान की गई कि बैंक अगर चाहे तो जो व्यक्ति उनके ऋण चुकता नहीं कर रहा है उस व्यक्ति की संपत्तियों पर बैंक कब्जा कर सकते हैं। ये बैंकों को अधिकार दिए गए, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण अधिकार बैंकों को ये दिया गया, ठीक है। इसके बाद अगला बिंदु क्या था? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी 2002 में बनाई गई। ये भी 2002 था कि 3 था एआरसी का, ये भी 2002 के अंदर ही आया था मेरे ख्याल से, 2002 ही था। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या होता है? तो आरबीआई ने 14 ऐसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लाइसेंस दिए और इसका लॉजिक क्या था कि यार ये वही जो मैंने आपको पहले बताया ना, कि आपको मैंने कल भी बताया था कि बैंक से ये क्या करते थे, स्ट्रेस्ड लोन्स जो हैं, ऐसे लोन जो हैं ये मतलब जो बैंक अभी वसूली कर नहीं पा रहे हैं उनको ये बैंक से खरीद लेते थे और फिर उनका निपटारा ये करते थे। क्या आपको पता ही, आपको कल बता ही दिया है मैंने, ठीक है। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है, इसमें कोई खास अनोखी बात है नहीं, ठीक है। ये आपको पता ही है। 525 नियम क्या है भाई? 5:25 नियम, ये नया है, 2014 की बात है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि यार इसमें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, किसी को लॉन्ग टर्म लोन दिया गया, तो उसको क्या होता है कि कई बार मान लीजिए आपने किसी को कोई बहुत बड़ा बांध बनाने के लिए ऋण दिया है, तो यह संभव है कि उसके पास अभी वित्त आना प्रारंभ हुआ ही ना हो, इस बात की बहुत संभावना है। अब वित्त आना प्रारंभ नहीं हुआ तो जो व्यक्ति आपको ऋण नहीं दे रहा है ये उसकी बेईमानी नहीं है, ये उसकी मजबूरी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब ये इस बात को आप समझिए कि ये जो है आप जो है एक तरह से 25 साल का आप टाइमलाइन फिक्स कर लेते, ठीक है। इस तरह के ऋण में आप क्या करते हो, 25 साल का टाइमलाइन फिक्स करते हो और हर 5 साल के बाद आप क्या करते हो, उस ऋण को रीफाइनेंस करते हो ताकि कंपनी के पास कैश फ्लो बना रहे। कोई अगर लंबी सी सड़क बना रहा है, हाईवे बना रहा है, हाईवे को बनने में बड़े साल लगेंगे, उसके बाद उसके पास पैसा आना शुरू होगा, तो प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने तक क्योंकि इस व्यक्ति के पास कोई आय नहीं है, तो आप एक लंबे समय तक ऋण को बार बार आप उसको देते रहते हो, उसको रीफाइनेंस करते रहते हो ताकि उस कंपनी के पास, जो भी संस्था है जो ये बना रही है, उसके पास कैश फ्लो बना रहे, उसके पास पैसा बना रहे। तो ये एक सुविधा दी गई इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास जैसे कामों के, ठीक है। अगला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त ऋणदाता फोरम 2014। इसमें क्या किया गया भाई, जॉइंट लेंडर्स फोरम में। तो अब क्या है, ये वही बात है कि यार सारे जो लेंडर्स हैं, हाँ कई बार क्या होता था, इनको एक साथ लाया गया, सारे लेंडर्स को एक साथ लाया गया, एक फोरम बना दिया गया। इसका लॉजिक क्या था कि कुछ लोग बड़े तिकड़मी होते हैं यार भारत में, मतलब लोग बड़े शातिर दिमाग लगा लेते हैं। तो लोगों ने क्या किया, मान लीजिए मैंने बैंक ए से बहुत सारा लोन ले रखा है, अब ये लोन हो गया स्ट्रेस्ड, मेरे पास कहीं से पैसा है नहीं और मैं चाहता नहीं यार लोन स्ट्रेस्ड हो। अब देखिए लोन में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए मैंने सन 2000 में लोन लिया, ठीक है। अब मेरे को इस लोन को वापस करने की टाइमलाइन 2005 तक थी, 2005 तक मेरे पास वापस करने के पैसे नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, किसी एक दूसरे बैंक के पास जाऊंगा, उससे मैं क्या करूंगा, सन 2005 में एक नया लोन ले लूंगा। तो अब मैंने क्या किया, 2005 में नया लोन लेके इस बैंक का लोन सेटल कर दिया और अब मैंने क्या किया, इस बैंक को मुझे 2010 तक देना है, यानी कि लायबिलिटी मेरे ऊपर अब भी रही। मैं अपना टाइम पीरियड बढ़वाता जा रहा हूं, एक बैंक से लोन लेके दूसरे को दे रहा हूं, दूसरे से लोन लेके तीसरे को दे रहा हूं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इस प्रकार से मैं एक बैंक, पिछले बैंक का लोन चुकता करने के लिए नया लोन ले रहा हूं। बड़े सारे लोग अमेरिका में, आपने ये बड़ा अमेरिकी पिक्चरों में देखा होगा, लोग कहते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड के जंजाल में फंस जाते हो, है ना। अमेरिका में तो बहुत होता है, भारत में तब भी क्रेडिट कार्ड उतने पॉपुलर नहीं है, अमेरिका में बहुत पॉपुलर है। इसका क्या तात्पर्य होता है, मैंने 5 क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं, एग्जांपल के लिए आप ऐसा समझिए, मेरा एक क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया 50,000 रुपए, मेरे पास है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड से इस क्रेडिट कार्ड का बिल दे दूंगा, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड का बिल तो अब अगले महीने आएगा ना। तो एक तरह से मैं अपने पेमेंट को टालता जा रहा हूं, जो मुझे पेमेंट करना है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं करना, कभी ना कभी तो करना ही होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक लूप बनाता जा रहा हूं और इस पेमेंट को टालता जा रहा हूं।
ये एक प्रक्रिया में निरंतर चलाए जा रहा हूं। तो इससे क्या होता है, एक मतलब वो व्यक्ति जो है उसको ज्यादा रिप्रीव मिलता रहता है, उसको ज्यादा छूट मिलती रहती है। जो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति जो है ऋण को ठीक से चुका नहीं रहा है, ऋण पर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे इस चीज को रोकना आवश्यक है। तो इसको रोकने के लिए आपने क्या किया, आपने ज्वाइंट लेंडर्स फोरम बना दी कि जितने भी लेंडर है वो आपस में डेटा शेयर करेंगे, ताकि आपको पता रहे कि यार वो तुमसे ऋण लेके मेरा ऋण चुका रहा है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। ठीक है। मिशन इंद्रधनुष जो है ये शायद सबसे कॉम्प्रहेंसिव एक प्रोजेक्ट लाया गया था। मिशन इंद्रधनुष सबसे कॉम्प्रहेंसिव जो है, मतलब इसमें क्या है कि उनकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं उनके प्रदर्शन को सुधारने के लिए सबसे कॉम्प्रहेंसिव, सबसे ज्यादा एक विस्तृत प्रोजेक्ट जो लाया गया, मिशन इंद्रधनुष के तौर पे लाया गया। मिशन इंद्रधनुष का तात्पर्य यह है ABCDEFG। ठीक है, 7 रंग होते हैं। तो सरकार भी कभी कभी ऐसी स्कीम्स लाती है ना कि उनको हंसी आती है उस पर, कि इंद्रधनुष नाम रखा तो 7 उसके भाग बनाए गए। ठीक है, ABCDEFG से उनके नाम रखे गए। मैं आपको जरा एक बार दिखाई देता हूं ABCDEFG क्या है भाई। ये इधर है, ये रहे हमारे ABCDEFG। तो एक बार इन ABCDEFG को देखेगा। अच्छा, इतना ही दिखेगा क्या ये? चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे ही देख लेते हैं। ये चलिए कैसे जाएगा, चलो कोई बात नहीं। हाँ, ऊपर नीचे तो हो रहा है ना। तो यार ये 7 भाग हैं, ये है हमारे ABCDEFG। ठीक है, ABCDEFG क्या है कि सबसे पहले तो आपको मतलब बहुत सारे बैंकिंग सुधार की पूरी प्रक्रिया है बेसिकली अपॉइंटमेंट, कि आपको बैंकों में जो आपको उच्च अधिकारी होंगे उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो आपको ज्यादा पेशेवर तरीके से करनी पड़ेगी, और ये आपको बहुत ध्यान से आपको इनकी अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल सी चीज है। इन नियुक्तियों के लिए आपने बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया, जो आपको मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, ये आपको मैंने समझा चुका हूं कि नहीं समझा चुका हूं पहले? तो आपको क्या करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट में, आपको ये आपको मतलब बैंकों की जो नियुक्तियां हैं वो आपको एक सरकारी नियुक्ति की तरह नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा पेशेवर तरीके से करनी पड़ेगी, जैसे वैश्विक स्तरों पे होती है। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अलग आदमी होगा और CEO अलग आदमी होगा। पहले भारतीय बैंकों में ऐसा नहीं होता था। बंटवारा क्लियर होगा कि भाई कौन क्या काम करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये आपको क्या हो रहा है, चित्र जो है ये साथ नहीं दे रहा। आपको आपके जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इनको आपको डिस्ट्रेस करना पड़ेगा। डिस्ट्रेस का मतलब क्या है कि आपको उनका स्ट्रेस क्या आता है बैंकों पे, जब उनके बहुत सारे NPA हो जाते हैं, यही तो बैंकों का स्ट्रेस होता है, और तो कोई स्ट्रेस है नहीं। बैंक को थोड़ा ना UPSC देना है कि उसका स्ट्रेस हो रहा होगा। तो बैंकों पे स्ट्रेस क्या है कि यार उन पर उनके NPA बढ़ जाते हैं। तो भाई लॉजिकल वही सारी चीजें हैं कि आप यार बैंकों को डिस्ट्रेस करोगे। ABD आ गया, C बाद में आ गया उस चित्र में, चलिए कोई बात नहीं। C पे हम यहां आ गए अभी। C मतलब बैंकों का कैपिटलाइजेशन करोगे, जो बैंकों का CRAR वगैरह है उसको आप बढ़िया से अच्छे से बना के रखोगे, ताकि बैंकों में पर्याप्त मात्रा में पूंजी की उपलब्धता रहे, बैंकों में पूंजी की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैपिटलाइजेशन जो है आपको बैंकों का वो आपको बढ़िया करके रखना पड़ेगा। तो अगर आपको अतिरिक्त कैपिटल भी चाहिए तो सरकार उसका प्रावधान करेगी, लेकिन आपको कैपिटल जो है, पूंजी की मात्रा बैंक में अच्छी होनी चाहिए। बैंक कभी भी पूंजी की कमी से नहीं गुजरने चाहिए। अगला आ गया एम्पावरमेंट। ये एम्पावरमेंट नहीं एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि बैंकों में किस तरह की हायरिंग होगी, किस तरह के लोग काम करेंगे, इसको आप एम्पावरमेंट भी समझ सकते हैं। उसमें सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं होगा। संस्थान को किस तरह के लोग चाहिए, किस प्रोफाइल के लोग चाहिए, उसके आधार पर निर्णय किए जाएंगे कि भाई किस तरह के लोग लिए जा रहे हैं। इसमें जो है सरकार जो है कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगी। फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि आप अगर बैंक हो और आप कोई निर्णय ले रहे हो, आप कहीं पे निवेश कर रहे हो, आप कहीं शेयरों में पैसा लगा रहे हो, आप कहीं बाजार में पैसा लगा रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आप जिस भी प्रकार के निर्णय कर रहे हो, उसके लिए आपका उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाएगा, आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपके जो दिल में आ रहा है वो कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ये आपके साथ नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत आवश्यक है। ये बहुत जरूरी है कि आपके जो टॉप मैनेजमेंट है उनका भी जो रेन्यूमरेशन है, जो उनको पैसे मिलते हैं, ESOPs के आधार पे दिए जाएंगे, यानी कि आपको जो है प्रदर्शन के आधार पे आपको पैसे भी मिलेंगे। ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, इसके अलावा आखिरी क्या है आपका, माफ कीजिएगा, EFG रह गया ना आपका। जी क्या था, वो था गवर्नेंस रिफॉर्म्स था। हाँ, कि आप क्या करोगे, गवर्नेंस के क्षेत्र में रिफॉर्म्स करोगे। आप जो आपके बैंक की गवर्नेंस है, इनका आप गवर्नेंस समझते हो ना, कि सामान्य तौर पे बैंक का प्रशासन जो है वो किस तरह से चल रहा है। बैंक के प्रशासन में जहां कहीं पर कमियां हैं, जहां कहीं पर समस्याएं हैं,
उनको आप सुलझाने की कोशिश करोगे। ये आपके गवर्नेंस रिफॉर्म्स हो गए। एकदम सीधा सीधा है, मतलब भाई जो सारी स्कीमें चल रही थी उन सबको जोड़कर एक नाम दे दिया गया, तो इसको हमने मिशन इंद्रधनुष बुलाना शुरू कर दिया। ऐसा इसमें कुछ नया है नहीं, ठीक है। इसके अलावा क्या है आपका स्ट्रक्चर, ये सामरिक ऋण पुनर्गठन आपका, इसमें क्या होता है, एफडीआर, स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग। कभी कभी कोई कोई शब्द होता है ना, उसको बोलने में दो तीन शब्द एक साथ आ जाते हैं तो बोलने में बड़ा अजीब लगता है। स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, यानी कि सामरिक ऋण पुनर्गठन। तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका भाई ऐसा किया जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कुछ इस तरह का ऋण है जो आपने दिया है, लेकिन आप चाहते हो कि यार अभी इसको हम बैड डेट ना घोषित करें, इसको हम एनपीए ना घोषित करें, तो आपको यह अधिकार होगा कि आप चर्चाओं के बाद, आप प्रक्रिया अपनी पूरी करने के बाद आप ये कर सकते हैं कि आप उस चर्चा के बाद उसमें आप उसको पुनर्गठित कर सकते हैं, कि आप ये कर सकते हैं कि शुरुआत में आपका ब्याज कम रहेगा, बाद में बढ़ जाएगा, वगैरह वगैरह। जिस भी तरह से आपको लग रहा है कि पुनर्गठन किया जाना चाहिए, वैसा पुनर्गठन करने का आपको अधिकार होगा, ठीक है। तो एनपीए क्राइसिस से निपटने के लिए भारत में ये कदम जो हैं उठाए गए हैं। उनकी एक समरी मैंने आपको दे दी, अब तक के जो कदम उठाए गए हैं ये समरी, क्योंकि मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए, इसमें से जो टर्म्स हैं वो कभी भी आ जाते हैं, ठीक है। ये आपको ये सब चीजें पता ही हैं। इसके अलावा और भी कुछ कुछ चीजें हैं जिनको समझने की आवश्यकता है। अब क्या है, एसेट क्वालिटी रिव्यू, कि आप क्या करोगे, आपके पास जो भी एसेट हैं, आपके पास जो भी एसेट्स हैं, आप उनकी क्वालिटी का रिव्यू करते रहोगे, और ये आपको लगातार करना है। मतलब आपको क्या करना है, किसी लोन के बैड लोन बनने का इंतजार नहीं करना है। ऐसा नहीं करना आपको कि जब बैड लोन बन गया उसके बाद हम काम करना शुरू करते हैं, उसके पहले क्या सोचना है, आपको समय समय पर एसेट की क्वालिटी का रिव्यू करते रहना है कि भाई कहां कहां पे आपका एसेट जो है वो निरंतर पैसे दे रहा है, कौन कौन सा एसेट ऐसा है जिसमें आपको निरंतर पैसे प्राप्त नहीं हो रहे हैं, आपको पैसे निकालने में समस्या हो रही है, ठीक है। यह बहुत आवश्यक है। इसके अलावा हाँ, अगला क्या है, स्ट्रेस्ड एसेट्स की सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग। देखिए कई बार क्या होता है कि मैं आप इसका एग्जांपल समझिए कि मैं क्या कर, मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, ठीक है। अब उस 10 लाख रुपए की मेरी जो ईएमआई आ रही है वो आ रही है 50,000 रुपए, मान लीजिए, जो भी मतलब कुछ ऐसी ईएमआई आ रही है, मैं 50,000 की ईएमआई नहीं दे सकता। ऐसा कुछ मेरे साथ दशा हो गई है, मैं कमाई मेरी कम हो गई, कुछ भी हो गया, मैं 50,000 रुपए की ईएमआई मान लीजिए नहीं दे सकता। तो अब इसमें क्या है, सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट्स का मतलब यह है कि बैंक मेरे साथ आके चर्चा करेगा और यह कहेगा कि यार तुम कितने पैसे दे सकते हो ये बताओ। क्योंकि देखिए यहां पे क्या है, नियत खराब नहीं है, इस बात को समझिए। एनपीए में हमेशा नियत पे बड़ा फोकस होता है कि क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मेरी वापस करने की नियत ही नहीं है, या मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि यार मेरे पास कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि वापस नहीं कर पा रहा हूं, नियत मेरी है, मैं वापस करना चाहता हूं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि मैं वापस नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, आपको क्या करना है, आपको यह देखना है, अगर मेरी नियत ऐसी है कि मैं वापस करना चाहता हूं लेकिन मैं किसी कारणवश वापस नहीं कर पा रहा हूं, तो आप क्या करोगे, मान लीजिए मेरी जो ईएमआई है 50,000 रुपए की होती है, तो आप मेरे से पूछोगे यार तुम कितने पैसे दे सकते हो, मैं कहूंगा यार मैं 25,000 दे सकता हूं, ठीक है। तो आप 25,000 की मेरी ईएमआई चालू रखोगे, उसके बाकी का जो बचा हुआ लोन है उसको आप चाहो तो शेयरों में परिवर्तित कर सकते हो। मान लीजिए मेरी कंपनी है, उस कंपनी के लिए मैंने लोन लिया हुआ है, ठीक है। तो 25,000 आप ईएमआई चलने दे रहे हो और जो आधा बचा हुआ लोन है उसके आपने मेरे से शेयर ले लिए ताकि आपको नुकसान ना होने पाए, ठीक है। मतलब देखिए क्या होता है कि आप समझ रहे हो ना इस बात को कि मेरी नियत है पर मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं नहीं दे सकता, तो आप चाहते हो कि चलो इसको हम ठीक ठाक करके, संबंध ठीक रख के इससे निकाल लेते हैं, वरना तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना। तो बैंक को भी याद रखिए, बैंक को भी एनपीए घोषित करने में कोई फायदा नहीं होता है। एनपीए घोषित करने में बैंक को दिक्कत है, बैंक को प्रॉब्लम है, बैंक कभी नहीं चाहता कि एनपीए घोषित किए जाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, सबसे बहुत बड़ा सुधार जो भारत की आर्थिक व्यवस्था में आया वो आया था जो हमारा ये नया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था, जिसको हम बोलते हैं दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता अधिनियम आया था। हमारा इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का एक नया कोड आया था 2016 में। ये बहुत ज्यादा इशू था। इसके लिए क्या था कि भाई एक
हमारे यहाँ ये कहा जाता था कि आपका अगर बिजनेस खराब हो जाता है तो आप अपने आप को दिवालिया घोषित कर नहीं सकते, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है कि लोग जो है एंटरप्रेन्योरशिप में जाना नहीं चाहते। दिवालिया घोषित लोगों को जो है अगर वो करना चाहते हैं तो उसके लिए उसके प्रक्रिया को सरल किया गया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है पुरानी खबर है, अब इसमें से नहीं आएगा प्रश्न कभी भी, मतलब अगले, अब क्योंकि 2016 की बात है, लेकिन बहुत बड़ा सुधार था। अपने आप को इंसॉल्वेंट और बैंक्रप्ट करने की प्रक्रिया को सरल किया गया, उसको ज्यादा रैशनल किया गया, उसको ज्यादा निष्पक्ष किया गया इन तरीकों से, ताकि भारत में कोई व्यक्ति जो कोई अगर अपना काम धंधा करना भी चाहता है तो वो बिना डरे अपना काम कर पाए। ये बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। ये इस प्रकार की चीज जो है यहां पर की गई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये यार संसद की वित्तीय समिति ने 2016 में बहुत सारे कदम सुझाए थे कि एनपीए के लिए आप क्या करो। ये कदम जो है कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 2016 में बहुत लंबी लिस्ट थी। संसदीय समिति की जो रिपोर्ट्स आती हैं बहुत लंबी लंबी होती हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि बैंकों पर आपको उनके ऋणों का, मतलब कुछ ऐसा अलग कुछ भी नहीं था कि आपको निरंतर इनकी व्याख्या करते रहनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। तो संसद की जो स्थायी समिति होती है, कुछ भी ऐसा नया नहीं था, और 7 साल भी हो गए इस बात को, तो इसको आप छोड़ सकते हो पूरी तरह से। बैड बैंक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बैड बैंक क्या होता है आपको मैं पूरी तरह से बता चुका हूं। और इसके अलावा प्रोजेक्ट सशक्त क्या था, ये बैड बैंक भी आपको अंदाजा है ही ना यार। तो क्या किया गया, बैड बैंक बनाया गया जो कि क्या करेगा, एक आसान नियमों के तहत बैंकों से ये आपसे ऋण जो है उसकी वसूली कर पाएगा, ये कहलाता है बैड बैंक। और आखिरी है आपका परियोजना सशक्त, यानी कि प्रोजेक्ट सशक्त। तो ये क्या है, एक बार इसको समझने का भी हम प्रयास करते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट सशक्त क्या है। भारत में एनपीए की समस्या से निपटने के लिए एक पैनल बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता सुनील मेहता साहब ने की। सुनील मेहता साहब पीएनबी के, पंजाब नेशनल बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। उनको अध्यक्ष बनाया गया और एक पैनल बनाया गया कि भाई आप इस समस्या से निपटिए। तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या किया कि एनपीए जो है उसकी मात्रा कितनी, उसकी संख्या कितनी है, वो एनपीए कितना बड़ा है, उसके आधार पे एक कैटेगराइजेशन जो है, एक वर्गीकरण उन्होंने उत्पन्न कर दिया कि भाई अगर आपका एनपीए छोटा है तो उसके लिए एक थोड़ी सिंपलर अप्रोच रखी गई, थोड़ा अगर बड़ा है तो उसके लिए एक अन्य अप्रोच रखी गई, और बहुत बड़े के लिए एक अन्य अप्रोच रखी गई। तो उन्होंने कहा कि 50 करोड़ से कम का जो एनपीए है उससे दरअसल जो है मतलब वो क्या है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाला एनपीए होता है। 50 करोड़ तक के लोन जो है, क्योंकि याद रखिए यहाँ पे जब हम लोन की बात करते हैं तो सामान्यतः कंपनियों के लोन होते हैं ना, इंडिविजुअल्स के जो लोन होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते और उनसे बैंकों को उतनी तकलीफ भी नहीं होती। जो मुश्किल लोन्स होते हैं वो कंपनियों वाले लोन्स होते हैं, तो उनके आधार पर निर्णय लिया गया। तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई 50 करोड़ का, अगर 50 करोड़ तक का आपका एनपीए है तो फिर बैंक अपनी खुद की एक स्टीयरिंग कमेटी बनाएगा, मतलब बैंक अपने लेवल पे निपटेगा उससे। बैंक जो है अपने खुद के लेवल पे निपटेगा और एक स्टीयरिंग कमेटी बनाएगा, और जो भी आप योजनाएं बना रहे हो जिससे आपको एडिशनल फंड आए या फिर जिसके जरिए आप इन एनपीए को समाप्त कर पाओ, उनको आप लागू करोगे। तो 50 करोड़ तक का जो है आप स्वयं करने की कोशिश करोगे। माफ कीजिएगा। 50 से 500 करोड़ जो है, 50 से 500 करोड़ तक के लोन जो हैं उनके लिए आप क्या करोगे, एक कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स बनाओगे और उनके जरिए आप कोई रेजोल्यूशन बनाने की कोशिश करोगे, कोई तरीका बनाने की कोशिश करोगे जिससे आपको 50 से 500 करोड़ तक के लोन जो हैं वो आप 180 दिन के अंदर इनका निपटारा कर पाओ, ठीक है। 500 करोड़ से ज्यादा के जो लोन्स हैं उनमें आप जो है जो आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है उसका प्रयोग कर सकते हो, आप एसेट मैनेजमेंट कंपनियों का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें लेके आ सकते हो। तो उसमें बेसिकली आपको प्रॉब्लम को थोड़ा सा आउटसोर्स करना पड़ेगा, आप अकेले उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो ये मतलब ठीक है, ये इसकी लार्जर डिटेल्स है। प्रोजेक्ट सशक्त में क्या किया गया कि सारे एनपीएस को एक जैसा मानने की बजाय एक प्रकार का वर्गीकरण पैदा करने की कोशिश की गई कि भाई ये थोड़ा सा वर्गीकरण है और इसके आधार पे हम एनपीएस की प्रॉब्लम का निपटारा करना चाहेंगे। ठीक है भाई, ये क्लियर हुआ आपको। तो ये हमारा, अब तक मैंने आपको क्या बताया कि एनपीए की प्रॉब्लम भारत में रही है और जो कि बहुत जगह होती है, हर देश में होती है। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते देखते इनसे निपटने के आपको बहुत सारे तरीके मैंने अब तक बताए। भाई ये जो हुआ, और ये ऐतिहासिक तरीके भी है, ये वो तरीके हैं जो पीछे से शुरू होकर अब तक आए हैं, ठीक है। ये सारे वो तरीके हैं एनपीए से निपटने के। अब इसके अलावा
आगे बढ़ते हैं, जल्दी से, ज्यादा काम नहीं बचा इस वाली प्रेजेंटेशन में, अब फटाफट खत्म करते हैं। रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी जो होती है, रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी यानी कि विनिमय समीक्षा प्राधिकरण, तो ये विनियम, माफ कीजिएगा विनिमय निकल जाता है, विनियम, विनियम क्या होता है, रेगुलेशन, नियम मतलब रूल और विनियम मतलब रेगुलेशन, ठीक है। तो विनियम यानी कि रेगुलेशन समीक्षा प्राधिकरण, नाम से क्या समझ में आता है कि आपने जो नियम कायदे बना रखे हैं, जो रेगुलेशंस बना रखे हैं, उनकी समीक्षा करती होगी। बिल्कुल सही लगा आपको, यही करती है। देखिए क्या होता है, किसी भी देश की बैंकिंग व्यवस्था में अलग अलग समय पे अलग अलग कानून बनाए जाते हैं, और कई बार क्या होता है, वो व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाती है, कुछ नए प्रकार की व्यवस्था आ जाती है। तो जो पुराने कानून थे वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं ना, वो एकदम पुराने हो जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रहता, वो निरर्थक हो जाते हैं, ठीक है। आप अगर सोच के देखिए, माफ कीजिएगा, कि जिस समय आपको ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसा आप मुझे एक कानून का उदाहरण दे सकते हैं जो पहले एकदम जरूरी था और अब निरर्थक हो गया है। सोच के देखिए समाज कितना बदल गया है ना, दुनिया इतनी बदल गई है। तो पहले मान लीजिए ऐसा कुछ कानून था कि आपके घर पे जब लैंडलाइन फोन लगेगा तो उसके बिल को, पेमेंट को लेके कुछ कड़े कानून बनाए गए थे, या फिर लैंडलाइन फोन के लिए वेटिंग होती थी, तो वो वेटिंग कैसे मैनेज होगी उसको लेके कुछ नियम बनाए गए होंगे कि ऐसा नहीं हो कि कोई क्यू जंप कर ले। अब लैंडलाइन फोन के लिए कोई वेटिंग होती है क्या, कोई लेता है क्या लैंडलाइन फोन अब? तो ये जो नियम कायदे किताबों में अब भी लिखे हुए हैं, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं रह गया, ये नियम कायदे अब निरर्थक हो गए। तो ऐसे ही बहुत सारे नियम कायदे बैंकिंग के क्षेत्र में भी होते हैं जो बनाए जाते हैं कभी किसी जमाने में, लेकिन ये निरर्थक होते रहते हैं। तो ये एक जरूरी चीज है कि ऐसे नियम कायदों को हम हटाते रहें, उनसे हम मुक्ति पाते रहें। तो अभी इसने क्या किया है, विनियम समीक्षा प्राधिकरण जो है आरआरए, इसने क्या किया, 714 ऐसे नियामक निर्देश थे जिनको हटाने की सिफारिश कर दी है कि इनको हटा दो, इनको डिलीट कर दो, विड्रॉ कर लो इनको, इनकी अब कोई जरूरत नहीं है, या तो ये ऑब्सोलीट हो गए हैं या फिर यूज नहीं होते, कोई मतलब नहीं है इनका, इनको हटा देते हैं। आरआरए 2.0 क्या है, आरआरए 2.0 क्या करता है कि आपके यहां के जितने भी नियामक निर्देश हैं, जितने भी रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास करता है, और माफ कीजिएगा, जिससे क्या होता है कि नियमों के तहत संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करता है। देखिए, आप अगर बहुत ज्यादा नियम कायदे बना दोगे तो यार किसी भी संस्था के लिए भी बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा कि वो सारे नियम कायदों को पढ़े, उनको समझे, उनके अनुपालन को सुनिश्चित करे। तो नियम कायदे उतने ही होने चाहिए जितने यूजफुल है। ये बात सही है कि नहीं है? आप लॉजिक ऐसे समझो ना कि आप, यार आप नया कोई टीवी खरीद के लाते हो, अगर उसके नियम कायदों का ऐसे 250 पेज का आपको ब्रोशर दिया जाएगा कि वो कैसे चलेगा, तो आप पढ़ते हो क्या पूरा? आप क्या करते हो, अरे यार ये वाला बटन कैसे काम करता है समझ में नहीं आ रहा, उस चीज को गूगल कर लेते हो बस। आपको लगता है इतना बड़ा ब्रोशर कौन पढ़ेगा? तो यही वाली बात है कि आप अगर बहुत ज्यादा नियम कायदे बना देते हो तो कोई उसका जो पालन करना आसानी से नहीं कर पाएगा, कोई भी उसका अनुपालन जो है सरलता से कर नहीं पाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है। तो आरआरए 2.0 क्या करेगा, ये इन प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा, जहां भी संभव हो रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को कम करके इसे प्राप्त करेगा, कि ताकि सारे संस्थान जो है अच्छे से नियमों का पालन कर पाए, ठीक है। विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन बोझ को कम करने और नियामक निर्देशों को कारगर बनाने के लिए की स्थापना की गई थी। ये आपको बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें ऐसा कुछ है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल क्या होती है भाई? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, ये क्या चीज है? तो केंद्रीय वित्त, इसका संदर्भ क्या है, ये न्यूज में क्यों है? केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की। तो ये एफएफडीसी होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। भारत की जो वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने इसकी 6ठी बैठक की अध्यक्षता की, ठीक है। तो ये परिषद ने अन्य बातों के साथ साथ, देखिए, अर्थव्यवस्था के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतकों और उनसे निपटने की हमारी तैयारी, मौजूदा वित्तीय और ऋण सूचना प्रणाली की दक्षता में सुधार, व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों में शासन और प्रबंधन के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई समझाने की जरूरत तो है नहीं कि अर्थव्यवस्था में अगर कभी संकट आने वाला हो तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन अचानक से संकट आ जाता है, उस संकट की चेतावनियां पहले से होती हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है, बैंक, सरकारें इसको इग्नोर करती हैं कि ठीक है जब होगा तब देखा जाएगा। तो इन्होंने वही कहा कि यार ये प्रारंभिक चेतावनी संकेतक क्या हैं और उनके लिए क्या हम तैयार हैं, अगर ये चेतावनी संकेतक आएंगे तो इससे हम ऐसे निपटेंगे, क्या इस प्रकार की कोई तैयारी हमने की है? इसके अलावा वित्तीय ऋण सूचना प्रणाली में दक्षता का सुधार, व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों में शासन और प्रबंधन के मुद्दे जो हैं, इनको हम कैसे टैकल करेंगे, इनको हम कैसे बेहतर बनाएंगे, इस पर एफएफडीसी ने अपने विचार रखे।
इस पर इसमें चर्चा की गई। ठीक है क्या ये 2010 में इसको बनाया गया था, 2010 में इसका गठन किया गया था एक कार्यकारी आदेश द्वारा, एक सरकारी आदेश द्वारा। ये गैर सांविधिक बॉडी है, ठीक है, गैर सांविधिक, याद रखिएगा। ये मतलब स्टैट्यूटरी नहीं है, संसद ने बिल पास करके इसको नहीं बनाया है, ये सरकार ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर के जरिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इसको बना दिया। तो इसको संसद ने नहीं बनाया, ये सवाल आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और इसमें कौन लोग होते हैं? सभी वित्तीय क्षेत्र नियामकों जैसे आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, आईआरडीए के प्रमुख, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार होना, मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये लोग जो है ये इसमें शामिल होते हैं। चेयरमैन कौन होते हैं? भारत के वित्त मंत्री होते हैं, जो भी भारत के वित्त मंत्री हैं वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा ये सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। सभी वित्तीय क्षेत्र के नियामक, वित्तीय क्षेत्र में केवल एक नियामक नहीं होता है, कई सारे नियामक होते हैं। आरबीआई होता है, सेबी होता है, आईआरडीए होता है, पीएफआरडीए होता है। ये सारे नियामकों के रिप्रेजेंटेटिव, बेसिकली इनके अध्यक्ष, इनके जो भी इनके प्रमुख होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। भारत के वित्त सचिव, और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत भी बहुत सारे विभाग हैं, तो आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो भी हैं, ये लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है। एफएसडीसी की एक उप समिति भी होती है, उसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर करते हैं, और ये परिषद आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों को अपनी बैठक में आमंत्रित कर सकती है। ठीक है, तो ये लोग तो सदस्य हैं ही हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए उनको लगता है कि यार कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे हमें चर्चा करनी है, और कोई एक ऐसा अर्थशास्त्री है जिससे हम चर्चा करेंगे तो हमको बेहतर लाभ हो सकता है, तो आप उसको बुला सकते हो, उसको आप निमंत्रित कर सकते हो, ये अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है। ये कार्य क्या करती है? भारत की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अंतर नियामक समन्वय बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को मजबूत करती है और संस्थागत बनाती है। देखिए होता क्या है, भारत के वित्तीय क्षेत्र में बहुत सारे रेगुलेटर हैं और अक्सर इनका काम थोड़ा बहुत ओवरलैप भी करता है। जैसे सेबी शेयर मार्केट को देखती है, आरबीआई बैंकों को देखता है, लेकिन बैंकों के भी तो शेयर होते हैं, है कि नहीं है? बैंकों के शेयरों का तो इसलिए क्या होता है, कुछ हद तक इनकी निगरानी ओवरलैप करती है। तो कई बार क्या होता है, इनमें कोऑर्डिनेशन का गैप होता है कि आरबीआई एक नियम बनाता है वो सेबी के अनुरूप नहीं होता, सेबी एक नियम बनाता है वो आरबीआई के अनुरूप नहीं होता। तो यहां पे किया क्या जाता है कि ये सारे लोग जो है इनमें एक बेहतर कोऑर्डिनेशन विकसित होता है। आप एक समिति बना दो, सब लोग साथ में बैठते हैं, चर्चाएं करते हैं, जिससे एक बेहतर कोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा अर्थव्यवस्था का मैक्रो विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करना, ये बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज का आकलन करता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई मतलब अर्थव्यवस्था पे नजर रखता है। इसका बस लॉजिक यही है कि अर्थव्यवस्था पे एक पैनी नजर रखता है, क्योंकि देखो भारत के आर्थिक गवर्नेंस का हु इज हु, मतलब जो भी व्यक्ति हो सकता है काम का, सारे के सारे यहां पे उपस्थित हैं, है ना। भारत के आर्थिक मैनेजमेंट में कोई भी ऐसा बड़ा काम का आदमी शायद ही छूटा है जो इसमें शामिल ना हो। तो ये भारत के आर्थिक स्थिति पे नजर रखते हैं और ये देखते हैं कि भाई सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहां तक कि जो बड़े बड़े वित्तीय समूह भी हैं उन पर भी ये नजर रखते हैं कि उनका कामकाज जो है वो ठीक से हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप, जिससे आर्थिक स्थिति, आर्थिक एक क्या कहते हैं स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थायित्व बना रहे, उसके हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा, इसका वो ध्यान रखते हैं। ठीक है। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, एलईआई, एलईआई क्या होता है भाई, समझेंगे इसको, कानूनी इकाई पहचान करता। तो अभी ये न्यूज में क्यों है, हाल ही में आरबीआई ने एलईआई पर दिशा निर्देशों को एनबीएफसी और प्राइमरी यानी कि शहरी बैंकों के बड़े उधारकर्ताओं के लिए भी विस्तारित किया है। ठीक है। तो एलईआई का एक सिस्टम जो होता है उसको अभी फैलाया गया है एनबीएफसी के लिए भी, और जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, अगर आप मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास करते हो तो आपको कुछ दिनों पहले मैंने प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पढ़ाया था, तो उन पर भी इसको विस्तारित किया गया है। तो ये होता क्या है, एलईआई क्या होता है, एक 20 लेटर का 20 अक्षरों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। एलईआई क्या है, एलईआई बेसिकली एक कोड है जो कि किसी भी लीगल एंटिटी को पहचानने में सहायक होता है, मदद करता है हमारी। ठीक है। तो इससे क्या है, एक ऐसा 20 लेटर का लंबा है, मतलब सोचिएगा 20 लेटर का अल्फा न्यूमेरिक कोड है जिसका उपयोग एक वैश्विक संदर्भ डेटा सिस्टम बनाने के लिए किया जाता है,
जो किसी भी अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक कानूनी इकाई की विशिष्ट पहचान करता है जो कि वित्तीय लेन देन के पक्ष में है। ये समझ में आया या नहीं आया? यानी कि अगर आप एक ऐसी इकाई हो जो कि वित्तीय लेन देन कर रही है, ऐसा आप हो सकते हो, और दुनिया में कहीं भी, याद रखिएगा ये दुनिया में कहीं भी, दुनिया के किसी भी कोने में आप वित्तीय लेन देन कर रहे हो, तो आपकी एक यूनिक पहचान है। आपको एक ये 20 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड दे दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि कोई भी जुरिस्डिक्शन हो, कोई भी ऐसा जगह हो, देश हो, जहां पर आप किसी प्रकार का वित्तीय लेन देन कर रहे हैं, वहां पर आपकी पहचान जो है सुनिश्चित की जा सकती है। ये एलईआई में दरअसल किया जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है? बेहतर जोखिम प्रबंधन होता है, वित्तीय डेटा रिपोर्टिंग सिस्टम की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार करता है, ठीक है। तो क्योंकि आपका एक स्पेसिफिक कोड है, तो दुनिया में कहीं भी आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसके जरिए कैप्चर किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि जोखिम कितना लिया जा रहा है, किस प्रकार के आर्थिक डेटा की गुणवत्ता है, ये हम सुनिश्चित कर पाते हैं कि ये अच्छा है। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी एनबीएफसी और आपके जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, जो आपके प्राथमिक शहरी कोऑपरेटिव बैंक है, उनको भी एलईआई के अंतर्गत अभी हाल ही में लाया गया। चलिए, वित्तीय समावेशन सूचकांक क्या होता है भाई? वित्तीय समावेशन क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। एफआईआई है, वो वाला एफआईआई नहीं है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसको भी हम क्या कहते हैं? फॉरेन फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो आरबीआई ने क्या किया? 31 मार्च 2022 को जो साल समाप्त हुआ, उसके लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया, और पिछले साल जो था 53.9 था, इस बार वो बढ़ के 56.4 हो गया, ठीक है। ये एक सूचकांक है, और ये क्या देखता है कि हमारे देश में वित्तीय समावेशन जो है वो किस स्तर तक पहुंचा है। पिछले साल इसका स्कोर जो था 53.9 था, इस बार ये 56.4 हो गया है। ये स्कोर आप याद रख लेना, पिछले साल का नहीं, इस साल का काफी है। इस साल का स्कोर आप याद रख लोगे तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये कॉम्प्रहेंसिव इंडेक्स होता है। ये एक इस प्रकार का मतलब कॉम्प्रहेंसिव इंडेक्स होता है जिसमें बैंकिंग हो गया, निवेश हो गया, बीमा हो गया, पोस्टल हो गया, पेंशन सेक्टर हो गया, इन सबका, इन सारे क्षेत्रों का विवरण जो है हम शामिल करते हैं, ठीक है। और एक पूरे सलाह मशवरे के साथ एक व्यापक सूचकांक का विकास, ठीक है। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है, इसमें आप समझ रहे हो ना इस बात को कि हम बात किसकी कर रहे हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन की, कि वित्तीय समावेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वित्तीय समावेशन में हम खाली बैंक नहीं लेते, ये याद रखिएगा कि अक्सर ऐसा मानते हैं वित्तीय समावेशन मतलब बैंक अकाउंट है कि नहीं, बस इतना मानते हैं। लार्जली ये बात सच भी है, लेकिन वित्तीय समावेशन मतलब केवल बैंक नहीं होते, कुछ और भी हो सकता है। तो वित्तीय समावेशन में बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक के साथ साथ पेंशन क्षेत्र के विवरण को भी शामिल किया जाता है कि आप इनमें से किस किस क्षेत्र में समावेशित हैं। इन सारी चीजों को शामिल किया जाता है। आरबीआई ने शुरू किया है 2021 में, कोई बेस ईयर नहीं है, और हर साल जुलाई में यह प्रकाशित होता है। कोई बेस ईयर नहीं है इसका। सोचो अगर बेस ईयर होता तो 100 से शुरू होता ना, तो बेस ईयर कुछ नहीं है। उन्होंने अपना एक स्कोरिंग सिस्टम बनाया है, उसके आधार पर वो स्कोर रिलीज करते हैं, उसी को हम वित्तीय समावेशन सूचकांक कहते हैं। पिछले साल 53.9 था, इस साल 56.4 है, ठीक है। चलिए भाई, तो इसी के साथ हम आ गए हैं अपने पहले बहुत बड़े प्रेजेंटेशन के अंत पर। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ यहां पर जुड़े रहे। इस प्रेजेंटेशन के साथ हमने अपनी आज की क्लास में हमने क्या किया? हमने बैंकिंग से जुड़ी हुई, बैंकिंग और वित्त से जुड़े हुए जो हमारे करंट अफेयर से उनको समाप्त किया। बहुत ज्यादा बड़ा ये एक भाग होता है अर्थव्यवस्था का। अब हम अगले लेक्चर में अगले टॉपिक्स के साथ शुरुआत करेंगे। तो आने वाली प्रेजेंटेशंस भी उतनी बड़ी नहीं होंगी। इसके कुछ हिस्से मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। पूरी प्रेजेंटेशन एक साथ एक रूप तरीके से मैं आपसे आज अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको ये आपको मेरे ख्याल से मैं आपको एक बार दिखा देता हूं टेलीग्राम चैनल इत्यादि के बारे में भी। आप में से काफी लोगों को क्योंकि पता नहीं होगा, तो एक बार आपको मैं दोबारा बता देता हूं कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल जहां पर आपको इसकी पूरी प्रेजेंटेशन मिलेगी, वो आपको यहां मिलेगी, ठीक है। इस जगह पर जाकर आप मेरी पूरी ये सारी प्रेजेंटेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप मेरे साथ कोई आपको डाउट है, कुछ आप चर्चा करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई,
तो आप वो atul_UPSC पर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, atul.jain@studiiq.com पर पूछ सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो पे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। इन सारे तरीकों से आप अपने डाउट इत्यादि जो है उनको रिजॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। ये आपको करना चाहिए। इसके अलावा जाते जाते आपको बता दूं कि अगर आप गंभीरता से 2024 या 25 का अटेम्प्ट देने वाले हैं या उसके बाद वाला, तो आपके लिए स्टडी IQ IAS हिंदी अपना फाउंडेशन कोर्स लेके आया है, जिसका दूसरा बैच प्रारंभ हो गया है। और ये दूसरा बैच जो है ये 11 मार्च से प्रारंभ हो चुका है। 13 मार्च को इसकी पहली पॉलिटी की क्लास हुई थी, 11 मार्च ओरिएंटेशन था केवल। ठीक है, तो इसमें आपको रोज शाम को 6 बजे क्लास मिलेगी 3 घंटे की, जिसमें आपको सब्जेक्ट आपका कवर कराया जाएगा। और करीब 331 क्लासें हैं, करीब 1000 घंटे की लाइव क्लासेस हैं। इसके अलावा 500-600 घंटे का रिकॉर्डेड कंटेंट भी आपको मिलेगा, जिसमें करंट अफेयर्स और CSAT होगा। तो आप अगर अपनी तैयारी को एक सही दिशा देना चाहते हैं, इसमें आपको मेंटोर मिलेगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, MCQs मिलेंगे। तो आप अगर अपनी तैयारी को एक सही दिशा देना चाहते हैं, सही शेप देना चाहते हैं, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप इस बैच से जरूर जुड़ें। और अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, याद रखिए, 2 चीजें याद रखिए। पहली चीज तो आखिरी तारीख 20 मार्च है। एक बार 20 मार्च निकल गया तो आपको इस बैच में प्रवेश नहीं मिलेगा। 20 मार्च को इस बैच को हम बंद कर देंगे। ठीक है, और दूसरी चीज यह है कि अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप इस कोड को अवश्य लगाएं, AJ लाइव कोड को आप जरूर लगाएं। इस कोड को लगा के ये बैच आपको मात्र 18,999 रुपए में प्राप्त हो सकता है, जो कि सबसे सस्ती दर है। इससे सस्ता और किसी भी कोड से आपको ये बैच नहीं मिलेगा। तो आप AJ लाइव कोड लगाना ना भूलें। ठीक है, चलिए मैं आपसे मिलता हूं आज शाम 4 बजे हिंदी में हिंदू कार्यक्रम के साथ, और उसके बाद हमारी जो क्लासेस होती हैं वो चलती ही रहेंगी। मेरे साथ आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।